हाय एवरीवन। आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई नोटिस लेकर आया हूँ। होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पीजी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर जो प्राइवेट की ओर सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस से कर लेंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से कर लेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के मन में कुछ सोच चल रही होगी कि इसमें कर लूँगा या फिर इस सब्जेक्ट में कर लूँगा या फिर किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर लूँगा, ऐसे करके भी सोच होगी, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक ये मार्ग प्रशस्त कर पा गया मेरा ये वीडियो। उसके अलावा एमडी अगर आप कर चुके हैं, उसके अलावा आपको क्या करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर कुछ डाउट लगे तो फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। तो NCI-SM की एक नोटिस है। ये नोटिस मैं आप लोगों को वेबसाइट अपने टेलीग्राम के चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए सीधे इस नोटिस पे चलते हैं और समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है कि डायरेक्ट अपन नोटिस से बात करते हैं। तो सीधे नोटिस पे चलते हैं और उसको अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, मई की नोटिस है, 22 मई 2023। इसको मैं हाईलाइटर बदल लेता हूँ थोड़ा, ये है ना, ये दिख रहा है आपको। पब्लिक नोटिफिकेशन लिखा है कि पब्लिक ओपिनियन हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर NCI-SM का जो रेगुलेशन 2023 का एक्ट है, उसके लिए इन्होंने पब्लिक ओपिनियन मंगाई है। इसमें बहुत सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं। अगर किसी को इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ अपना सजेशन देना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं विद इन 30 डेज। मतलब कि 20/6/2023 तक आप इसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बिल्कुल कैसे भेजना है सुझाव को, तो एक ईमेल आईडी लिखी हुई है, president.boa मतलब बोर्ड ऑफ आयुर्वेद @NCISMindia.org। इस ईमेल आईडी पे आप अपना सजेशंस जो भी हैं उसको आप बिल्कुल भेज सकते हैं। अब नोटिस में खास बातें क्या है उस पर क्विकली चलते हुए बात करते हैं। मैं नोटिस को पढ़ा है, जो खास पॉइंट्स मुझे लगे हैं पर्टिकुलरली मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, तो उसके ऊपर ही अपन फोकसली बात करेंगे। उसके अलावा आप चाहें तो पूरा डिटेल नोटिस पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और उस पर कोई क्वेरी आपको लग रही होगी तो उसको बताएगा, तो उसके ऊपर मैं नया वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दीज शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। मतलब जो भी ये बातें अभी अपन जानने वाले हैं, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। ये भी जब ऑफिशियल गजट में आ जाएगा उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। ये एक सजेशन के फॉर्म में भी अप्लाई हमारे पास है, आया है सजेशन। अभी 22/6 तक इसमें सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद फिर ये लोग कुछ और अपग्रेडेशन है जो भी करना होगा उसके ऊपर चेंजेस करके फाइनली फिर ये निकलेगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद वाचस्पति, MD आयुर्वेद जिसको अपन नाम जानते हैं। दूसरा MS आयुर्वेद जिसको आयुर्वेद धन्वंतरी बोलते हैं। एक सुपर स्पेशलिटी करके अपने को वर्ड मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी को आयुर्वेद में विशिष्ट चिकित्सा और DM आयुर्वेद के नाम से इसमें बताया गया है। और फेलोशिप प्रोग्राम भी है, फेलोशिप को दक्ष चिकित्सा करके बोला गया। इसके ऊपर आगे अपन डिटेल देखेंगे। ये तो हो गए डेफिनेशंस क्या क्या होने चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं, सीधे आगे बढ़ेंगे। पेज यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, मतलब जो भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं। आप चाहें तो पॉइंट वाइज यहाँ पे पूरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिखा है, चैप्टर 1 2 3 4 5, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो सीधे पर अभी देखेंगे टेबल नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट में वो होता है। तो आप सभी को पता है कि MD आयुर्वेद होता है और MS आयुर्वेद होता है। तो MD आयुर्वेद टोटल 12 सब्जेक्ट में मिलता है और MS आयुर्वेद टोटल 4 सब्जेक्ट में मिलता है। तो किन किन सब्जेक्ट में MS आयुर्वेद हो रहा है उसको अपन देख लेते हैं। तो उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में MD आयुर्वेद होगा। तो MS आयुर्वेद किस में मिलता है? प्रसूति मीन्स स्त्री रोग, शल्यतंत्र, फिर शालाक्य में नेत्र वाला एक अलग डिवीजन है और कर्ण नासा कंठ वाला एक अलग डिवीजन है। तो ये टोटल इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर आप PG कर रहे हैं तो आपको MS आयुर्वेद की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट आगे क्या पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें? दीज शेल नॉट बी, देयर शेल नॉट बी MD मानस रोग। मतलब अब नया सजेशन ये बोल रहे हैं कि मानस रोग में MD ना हो। MD रसायन एंड वाजीकरण पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन नॉट, ये सब मतलब इस नोटिफिकेशन के बाद नहीं होंगे। ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स इन दीज प्रोग्राम्स शेल कंटिन्यू एंड कंप्लीट द कोर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रीवियस रेगुलेशंस। और जो पहले ही भर्ती ले चुके हैं वो इसको कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर जो पहले से इसमें PG कर रहे हैं वो।
उसके अलावा क्या लिखा है कि द इंस्टीट्यूट्स कंडक्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एमडी मानस रोग एंड एमडी रसायन एंड वाजीकरण कैन चूज एनी वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस। तो ये हमारे लिए नहीं है, उन यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट्स के लिए कि उनको क्या करना है, तो इसको अपना ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देते हैं फिलहाल। बेसिकली काय चिकित्सा में उसको मर्ज किया जा सकता है, ऐसा बोले हैं बस। फिर किसी इंस्टीट्यूट में अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चल रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सीट्स इनटू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सीट्स। तो द सीट ऑफ एग्जिस्टिंग पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में बी कन्वर्टेड टू एमडी एमएस प्रोग्राम ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट इन रेशियो ऑफ 1:2। मतलब कि एक पीजी सीट में कन्वर्ट होगा 2 डिप्लोमा सीट। अगर आपके पास 2 डिप्लोमा सीट है तो उसको बदलकर आपको 1 पीजी सीट मिल जाएगी वहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कैसे क्या रखना है, तो ये इंस्टीट्यूट्स के लिए नॉर्म्स हैं, तो इसमें अपने को फ़ायदेमंद हमारे लिए इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। सेमिनार हॉल कैसे होना है, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो ये सब चीज़ को पढ़कर आप अपने बारे में समझ सकते हैं कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैसे क्या स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है, क्या कमी बेसी है। तो जो आपके यहाँ पे जो जूडा होगी, जो आपकी एसोसिएशन होगी, आप इस सबको मांग फिर वहाँ पे रख भी सकते हैं। सेमिनार हॉल कैसे होना है, एडिशनल फैसिलिटीज़ कैसे होनी, सेंट्रल लाइब्रेरी कैसा होना है, डिजिटल लाइब्रेरी कैसा होना है, बुक्स कितने क्या होने चाहिए, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी कैसी रहेगी, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो अभी तक क्या है कि नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की एक अलग से डिपार्टमेंट आपको अब इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांत एवं संस्कृत में क्या होना चाहिए, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन संहिता एवं सिद्धांत लैंग्वेज लैब फॉर संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज शैल बी मेड अवेलेबल। तो जो संहिता में कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये लैब होना चाहिए संस्कृत और अदर लैंग्वेज को सीखने वाला। ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया कुछ मतलब इन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए। लाइक अगर कोई रचना शरीर में अगर आप पीजी करने वाले हैं तो 3D विजुअल डिसेक्शन टेबल ये अवेलेबल होना है और ई डिसेक्शन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए। वैसी क्रिया शारीर के लिए लिखा है डिजिटल स्पायरोमेट्री, पर्सनालिटी असेसमेंट स्केल्स, ऑटो मेजरिंग टूल्स फॉर हाइट वेट एंड BMI। वैसी द्रव्य गुण के लिए फाइटोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। अब सब वर्ड्स मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, कंसर्न डिपार्टमेंट वाले इसको बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि पढ़ते बेसिकली हैं, पर हर इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर उतने नहीं होते हैं, कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो ये नॉर्म्स ला रहे कि सब जगह हो पाए। ऐसी रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के लिए लिखा है पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, डिजिटल मफल फर्नेंस, एडवांस QC लैब। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट रोग निदान वाले में क्या बोल रहे हैं, तो एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगत तंत्र वाले में एक्सक्लूसिव OPD फॉर पीजी के लिए OPD एक होनी चाहिए, सभी जगह पे नहीं होता है वो। एडिशनल IPD बेड्स होने चाहिए उनके लिए इन रेशियो ऑफ 1:4, मतलब कि 4 बेड होने चाहिए एक स्टूडेंट के नाम पे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 5 सीट्स हैं अगत तंत्र की तो 5 चौक 20 बेड्स होने चाहिए फिर वहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ स्वस्थ वृत्त में एक्सक्लूसिव OPD होने चाहिए पीजी के लिए विद एवरेज ऑफ 50 सब्जेक्ट अटेंडिंग OPD, मतलब कि पेशेंट फुटफॉल मिनिमम 50 पेशेंट्स का होना चाहिए उस OPD में। एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंटल व्हीकल फॉर फील्ड विजिट्स, तो आपके डिपार्टमेंट में व्हीकल होना चाहिए फील्ड विजिट के लिए। न्यूट्रिशनल लैब होना चाहिए, पंचकर्म फैसिलिटी होना चाहिए फॉर ऋतु शोधन रिजुविनेशन प्रोसीजर्स टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। फिजियोथेरेपी फैसिलिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। कौमार वृत्ति में एक्सक्लूसिव OPD होना चाहिए। IPD में सेम 1:4 का रेशियो रहेगा मोस्टली। फिर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में एक्सक्लूसिव OPD होना चाहिए फॉर PG टीचर्स, PG स्कॉलर्स। एडिशनल IPD बेड्स होने चाहिए 1:4 के रेशियो में, मतलब एक बच्चे के लिए 4 बेड। एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी शैल बी 80% इन काय चिकित्सा IPD। फिर पंचकर्म उपक्रम, इसमें भी एक्सक्लूसिव OPD होती ही है, IPD भी रहती है इसकी भी, इसी बारे में वही लिखा है। प्रसूति एवं स्त्री रोग में भी लिखा है कि एक्सक्लूसिव PG OPD होना चाहिए फॉर ईच स्त्री रोग और प्रसूति, मतलब दोनों के लिए अलग अलग OPD भी हो सकती है, फिर एक साथ भी हो सकती है। और लिखा है यहाँ पे कि मिनिमम 45 डिलीवरीज पर मंथ वहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद शल्य तंत्र में OPD होना चाहिए, वो तो यूजुअली रहता ही है। वैसे सालाक्य में लिखा है तो सालाक्य में वही 2 OPDs रहेंगे, एक एक्सक्लूसिव नेत्र वाला, दूसरा उसके अलावा नाक कान गला वाला, ठीक है। टीचिंग स्टाफ भी उसी बेसिस पे रहेंगे, तो उसमें अपने को ज़्यादा नहीं जानना है। उसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होना चाहिए। तो पार्ट 2 में यहाँ पे लिखा है मिनिमम इसेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंड अलोन PG इंस्टीट्यूट्स, मतलब कई ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ केवल PG पढ़ाई हो रही हो, तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम नॉर्म्स लिखे हैं, तो ये भी हमारे खास काम का नहीं है।
तो इसको भी अपन अभी स्किप कर देते हैं। बताया है यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हैं कि कितना एरिया क्या होना चाहिए, सब चीज़ें लिखी हैं, तो हमारे लायक काम करनी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो चीज़ है वो अपन देखते हैं। अभी पेज नंबर 31 पे मुझे जाना पड़ेगा, तो सीधे पेज नंबर 31 पे आते हैं। हो गया, ये थोड़ा सा डिटेल चीज़ यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मतलब कि मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है। आप पीजी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन, लाइक संहिता में अगर पीजी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आप मतलब पढ़कर सीखेंगे, क्या आपको पढ़ाना है, वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर लिखा हुआ है। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि ले दे के जैसे भी पीजी में तो हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट होगा चलेगा, पर यहाँ से आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये आप जरूर है इस बारे में, ठीक। क्योंकि स्पेशलाइजेशन कोर्स ये कहलाता है ना, तो स्पेशलिटीज़ क्या आपके अंदर आनी चाहिए वो ज़्यादा जरूरी है। तो पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आप इस बारे में सोच जरूर सकते हैं। तो पहला लिखा है बेसिक, एक है कि एक कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, दूसरा थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाना है, तीसरा प्रैक्टिकल और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, फिर रिसर्च स्किल्स की, अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे या फिर पर्सनल अलग से भी आप पढ़ने के बाद भी अगर कुछ करना है तो कैसे डायरेक्शन में करना है, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़कर सीखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग स्कोप लिखा हुआ है कि किसमें क्या, किन इंटरेस्ट के साथ किन चीज़ों को फोकस करना है। ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो पीजी में आना चाह रहे हैं। तो इस बारे में सोच करिए, अगर आप पीजी का सब्जेक्ट अपन चूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आयुर्वेद के लिए भी। तो सबसे पहला लिखा है आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में क्या आपके अंदर क्या एबिलिटी आ जानी चाहिए पीजी करने में। एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड संहिता, फिर अप्लाई तंत्र युक्ति अप्रोप्रिएटली, तंत्र युक्ति को आप अप्लाई कर पाएँ। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कमेंट्रीज एंड अप्लाई अप्रोप्रिएटली, तो जो बहुत सारी जो टीकाएं हम लोग पढ़ते हैं तो उनके बारे में एडिशनल नॉलेज होगा संहिता सब्जेक्ट वालों को। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन संहिता, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे हुए उन सबको समझाने की और समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। एबिलिटी टू स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन संहिता, जो भी संहिता में प्रिंसिपल्स लिखे उनको हमको समझा पाए दूसरों को, वो ये सब एबिलिटी हमारे अंदर आ जानी चाहिए। फिर क्रिटिकल अप्राइज ऑफ संहिता, मतलब संहिता का क्रिटिकल ज्ञान होना चाहिए, मतलब एक एक शब्दों को अर्थों को अच्छे तरीके से समझा पाएँ, तब हम संहिता में पीजी है ऐसा समझेंगे। इस तरीके से मतलब आपको समझना है। वैसे ही एक आयुर्वेद बायोलॉजी लिखा है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं रचना शरीर में, अगर आप पीजी करते हैं तो वही सब बातें हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, एबिलिटी टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी सिस्टमेटिकली, तो ये सब हर पॉइंट में लिखा हुआ है। मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप इसके पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से देखकर आसानी से उसको आप समझ पाएंगे। वैसे क्रिया शरीर में लिखा हुआ है कि स्पेशलिस्ट क्रिया शरीर में आप हो जाएंगे। द्रव्य गुण में लिखा है कि ग्राह्य और अग्राह्य लक्षण पहचान जाएं, आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, प्लांट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट मेडिसिनल प्लांट्स की आप देखें और कन्फर्मेशन के साथ बतला पाएँ कि हाँ ये यही प्लांट है, ऐसे करके ये सब एबिलिटी आ जाएगी द्रव्य गुण पढ़ने के बाद। मतलब इस विधि से आपको पढ़ना है ना, तब एबिलिटी आएगी। वैसी रस शास्त्र और भेषज कल्पना में क्या है, तो एबिलिटी टू प्रिपेयर क्लासिकल एज वेल एज नॉवेल डोजेज फॉर्म्स, मतलब कि जो शास्त्रीय योग वर्णित है वो तो हैं ही साथ आप खुद का भी कुछ नया नॉवेल, कुछ नया चीज़ भी बना पाएँ, ये आपके अंदर एबिलिटी आएगी। रस शास्त्र और भेषज कल्पना आप पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट वाला कोई भी मेडिसिन बनाता जा रहा है, तो वो ये एक डिफ्रेंशिएशन मार्कर्स इन्होंने बना रहे हैं, वही एक चीज़ है। फिर रोग निदान, ऐसी अगत तंत्र विधि वैद्यक लिखा हुआ है, तो इसको तो आजकल जहाँ तक मैं जानता हूँ कहीं पे भी अभी तक ऐसी कुछ परमिसेबल नहीं है कि आप एमएलसी देख सकते हैं। तो ये एक अंडररेटेड हमारा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर अभी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हमारे अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा और हम लोग स्टूडेंट्स के तौर पर जितना समझ सकते हैं वो तो करेंगे ही। स्वस्थ योग में भी लिखा हुआ है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, योग को कैसे इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करना है, डाइट को कैसे प्रैक्टिस करवाना है लोगों से, पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपॉइंट करना है अपने को, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ को अवेयर कराना है। वैसे ही कौमार भृत्य में लिखा हुआ है, ऐसी काय चिकित्सा में, ऐसी पंचकर्म क्रम वाले में कि प्रोसीजर्स को अच्छे से जो कराएगा वो पंचकर्म वाले में रहेगा। इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं और स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कि किसी सब्जेक्ट में आप पीजी करते हैं तो उसको आपको क्या कहलाएंगे। लाइक संहिता में तो संहिताचार्य, शरीर रचना तज्ञ, शरीर क्रिया तज्ञ, अगर आप द्रव्य गुण में पीजी करते हैं तो आपको द्रव्य गुण आचार्य कहलाएंगे। रस शास्त्र आचार्य, निदान आचार्य, विश्व वैद्य, स्वस्थवृत्त आचार्य, कौमार चिकित्सक, काय चिकित्सक, पंचकर्म तज्ञ,
प्रसूति एवं स्त्री रोग तज्ञ, ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये स्पेसिफिक आपको नाम दिए जाएंगे। मोड ऑफ एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD/MS प्रोग्राम, तो आप सभी जानते हैं कि एक एक्सक्लूसिव एग्जाम होती है AIAPGT जो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होती है ना। तो यहाँ पे एक बात और क्लियरली यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि AIAPGT शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स। ये विदेशियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये वाला उनके लिए कुछ और नॉर्म्स होते होंगे, उसके बारे में मुझे अभी ज्ञान नहीं है। इट शैल बी नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ मार्क्स ऑफ 50 परसेंटाइल इन AIAPGT। तो ये नॉर्मल नॉर्म्स है कि मिनिमम 50 परसेंटाइल आपको लाना ही लाना है, तभी आप PG प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो खासकर जो प्राइवेट वाले हैं, जो कई बातें आप लोग सुनने में मिलती होंगी कि आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है। अगर आपके मार्क्स उससे कम है तो किसी और के बहकावे में आपको नहीं आना है। ये जान लीजिए कि आपका एडमिशन हो पाना उस एकेडमिक ईयर के लिए पॉसिबल नहीं है, अनलेस अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसीज में आते हैं, जैसे ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो 40% रिजर्वेशन स्कीम आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप 40% तक हो सकते हैं। वैसे ही फिजिकली चैलेंज वाले फॉर्म में आएंगे तो 45% तक का आपको एक एडिशनल बेंचमार्क मिलेगा वहाँ पे कि इतने नंबर तक में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा उस एकेडमिक ईयर में अगर बहुत कम नंबर मिलते हैं या फिर कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो अगर गवर्नमेंट की ओर से नोटिस आती है, NCIC में अगर कोई ऐसा नोटिस दे कि लोअर कर दिया उन्होंने अपने परसेंटाइल को, तब एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट ये भी है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे गवर्नमेंट की, 100% को सीट्स जो है उसकी ऑल इंडिया कोटे से ही भरी जाती हैं। तो अपन काउंसलिंग के समय भी बात करते हैं, तो इसमें भी अपने को ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप PG पढ़ने आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो PG कोर्स है 3 इयर्स का होता है, मतलब कि टोटल 36 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा मान लीजिए फेल हो जाते हैं, किसी कारणवश आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे 3 सालों में, तो मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स शैल नॉट एक्सीड 6 ईयर्स। मतलब 6 साल से ज़्यादा ये किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, मतलब मिनिमम 6 साल तक आपको PG अपना कंप्लीट कर ही लेना है। और लीव पॉलिसीज, मतलब जो भी छुट्टियों के लिए जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं PG स्टूडेंट्स को, वो स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ जो बनाती हैं इंडिविजुअल, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सब में अपने को ज़्यादा नहीं समझना है। डिसर्टेशन आप सब बनाते हैं जो PG में है, वो सब जान रहे होंगे इस बात को, तो मैंने सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखे हैं, आप इसको बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा उस ग्रुप में जाकर। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ऐसा भी बतला दिया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में PG कर रहे हैं तो उस PG सब्जेक्ट करने के दौरान आपको थीसिस बना रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है। लाइक डिसर्टेशन शैल कंसिस्ट मिनिमम 40,000 वर्ड। तो जो लोग अभी PG करने पहुंचे होंगे लोग को ध्यान रखना है इस बात को कि मिनिमम 40,000 वर्ड्स तो आपके थीसिस में होने चाहिए, और मैक्सिमम वो कितना हो सकता है 60,000। अनलिमिटेड वर्ड्स नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिनिमम 40,000, मैक्सिमम 60,000। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी बतला दिए कि मिनिमम 120 पेजेस का रहेगा, मैक्सिमम 150 पेज का आपका थीसिस हो सकता है। सब बातें यहाँ पे लिखें। लाइक टाइम्स न्यू रोमन में फ़ॉन्ट में आपको लिखना है, फ़ॉन्ट साइज 12 रखना है, और लाइन स्पेसिंग 1.5 की रखनी है। उसके अलावा जो हम लोग थीसिस के लास्ट में, डिसर्टेशन के लास्ट में एक समरी, एक कंक्लूजन लिखते हैं, तो समरी के लिए इन्होंने लिखा है कि समरी के लिए 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड कंक्लूजन के लिए 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है अपने को। और डिसर्टेशन आपका कब जमा करना है ये भी मेंशन है यहाँ पे कि ड्यूरिंग 33rd मंथ, मतलब 36 महीने का तो पूरा कोर्स ही है, तो उसके 3 महीने पहले आपका जो थीसिस है वो जमा हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किसी कारणवश जमा नहीं हो पाता है तो फिर धीरे धीरे वो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में वो सरकता चला जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे ये बात मैं थोड़ा सा पढ़ के बतला देता हूँ, पूरी टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा, इतनी बस बात आपको बतलाता हूँ कि एरिया ऑफ रिसर्च लिस्टेड बिलो अंडर ईच डिपार्टमेंट शैल बी द थ्रस्ट एरिया। मतलब कि हर डिपार्टमेंट में एक थ्रस्ट एरिया, मतलब कीन इंटरेस्ट वाला एरिया बनाया गया कि अगर आप संहिता में PG करें तो किस स्पेसिफिक टॉपिक्स की ओर आप ध्यान देंगे और कैसा आपका रिसर्च, मतलब लिमिटेशंस बतलाई है कि किस में क्या क्या करना चाहिए, जिससे ओवरऑल एक कंप्लीट ग्रोथ आयुर्वेद का देखने को मिल पाएगा धीरे धीरे। अभी क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप PG कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक ले लेंगे, कोई भी बिना एरिया के काम करेंगे, तो एक मतलब उतना
एफिशिएंसी के साथ ग्रोथ नहीं दिख पाता है, जो कि आयुर्वेद में आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया है। तो इसमें देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयुर्वेद संहिता में क्या करना है बोल रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कमेंट्रीज आप ये कर सकते हैं। अगर आप संहिता में पीजी कर रहे हैं तो अन्य टीका, मतलब एक जैसे सुश्रुत संहिता के ऊपर ही बहुत सारी टीका हैं, तो उन टीकाओं का कंपेरिजन आप बना सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट, कंपाइलेशन एंड कंपेरिजन ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वही मैं बोल रहा था, जो एक किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग बातों में क्या कहा जा रहा है अलग अलग संहिताओं में। रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं पुराने, उनका रिव्यू कर सकते हैं आप। साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो संहिताओं में जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हैं उनका वैलिडेशन करना कि वाकई में वो सही हैं या नहीं है, उनके बारे में क्या कंक्लूजन निकला, ये सब अपने को देख सकते हैं उसमें। डेवलपमेंट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड्स टेक्निक्स फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ संहिताज। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स स्कोर मेथड, मतलब कोई ऐसा असेसमेंट मेथड बना सकते हैं आप, ये सब चीज़ें संहिता वालों को स्पेसिफिकली इस पर काम करना है। वैसे रचना सारी के लिए क्या करना है, तो ये सब लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग कंट्रोवर्शियल ऑर्गन्स इन लाइट ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, जैसे कि क्लोम, वपा, ये क्या होते हैं, तो ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, तो इनके बारे में रिसर्च करना, ये इस लाइन पे आपको वर्क करना है इनको रचना शरीर में पीजी करने वालों को। वैसी क्रिया शरीर में लिखा है, वैसी द्रव्य गुण में पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं। रस शास्त्र में क्या करना है आपको, अगत तंत्र में क्या करना है, स्वस्थ वृत्त में स्पेसिफिकली क्या करना है, और इस हिसाब से जब आप देखेंगे और आपका पर्सनल इंटरेस्ट, अब फिर आप देखेंगे कि किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा हो पा रहा है, कि मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन को सर्च करने में, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने वाले चीज़ों में, या फिर PSM प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन वाला जो है, स्वस्थ वाला जो पार्ट है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से अगर आप अपना पीजी का सब्जेक्ट चयन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से और एफिशिएंसी से आप उसमें काम कर पाएंगे। क्रिया चिकित्सा, ऐसे करके सब सब्जेक्ट का इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा जैसे पीजी में गाइड बनाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि को गाइड शैल नॉट बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। जैसे गाइड और को गाइड बनते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो काम है इंटरडिसिप्लिनरी है, दूसरे डिपार्टमेंट की ओर जाएगा, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट वाला काम उसमें कुछ आ रहा है, तो आप को गाइड बना सकते हैं उनको, पर एक ही डिपार्टमेंट में आप को गाइड नहीं बनाएंगे, ऐसा करके यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिसर्च कमेटीज होती हैं कॉलेजेस में, IRC होता है, इथिकल कमेटी होती है, इथिकल कमेटी ह्यूमन वाला और एनिमल अगर आपका स्टडी है तो वैसा वाला एक कमेटी होता है, और ह्यूमन वाला भी ऐसे कमेटी करके बहुत सारी कमेटीज बनी रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या अपन देखेंगे थोड़ा सा, आयुर्वेद में MD तो होता ही है, PhD के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो MD कर लेते हैं उसके बाद वो PhD करने जाते हैं, तो इसी प्रकार का एक और कोर्स इन्होंने ला रहे हैं, मतलब अभी प्रपोजल आया हुआ है कि देखिए, ये आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 है, मिनिमम इसेंशियल स्टैंडर्ड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम। तो एक स्पेशलिटी प्रोग्राम तो हो गया MD, अब हो गया सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम, जिसको हिंदी में विशिष्ट चिकित्सा कहा जा रहा है, और DM आयुर्वेद के नाम से जाना जाएगा। इन फ्यूचर जो भी डिटेल होगी, इसमें ज़्यादा मेंशन अभी नहीं है, जो डिटेल होगी आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम लिखा हुआ है, और ये कितने साल का होगा, 3 इयर्स का होगा। किन किन सब्जेक्ट में आ रही है, तो देखिए अभी फिलहाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुपर स्पेशलिटी विशिष्ट चिकित्सक DM आयुर्वेद प्रोग्राम, DM मानस रोग, DM वाजीकरण, DM अस्थियन संधि, DM कौमार पंचकर्म, ऐसे करके लिखा है, और इनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट भी लिखा है, जैसे कि मानस रोग ये किसके अंतर्गत आएगा, मनोविज्ञान एवं मानस रोग, DM वाजीकरण के अंतर्गत आएगा, DM अस्थियम संधि डिपार्टमेंट हो गया, DM कौमार पंचकर्म, ये कौमार पंचकर्म के अंतर्गत आएगा। अब इसमें कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो लिखा है DM मानस रोग के लिए MD काय चिकित्सा वाले, DM वाजीकरण के लिए MD काय चिकित्सा के साथ साथ पंचकर्म MS प्रसूति स्त्री रोग वाले रहेंगे, DM अस्थि संधि के लिए MD काय चिकित्सा और MD पंचकर्म वाले एलिजिबल रहेंगे। और ये भी लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ 4 सीट्स, मतलब हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 4 सीट्स का भी अलॉट किया जाएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में ये होगा उसके लिए। इसके लिए और बहुत सारे नॉर्म्स लिखे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट के लिए काम का है, हमारे लिए उतना काम का नहीं है। फिलहाल हमारे लिए ये जानकारी अच्छी हो गई कि अब MD के बाद जो लोग PhD कर रहे थे उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी अब आ जाएगी DM करने की, तो इसके बारे में भी अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा साथ यहाँ तक फेलोशिप का प्रोग्राम भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं, चैप्टर 5 में ही ये भी मेंशन है कि मिनिमम इसेंशियल स्टैंडर्ड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर फेलोशिप प्रोग्राम, जिसको दक्ष चिकित्सा कहा गया है।
तो इसके लिए अलग अलग ड्यूरेशन हैं, पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं हर सब्जेक्ट में। टोटल अभी यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक आयुर ऑन्कोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, आयुर डर्मेटोलॉजी, आयुर स्पोर्ट्स मेडिसिन, मर्म चिकित्सा। तो मैक्सिमम ये 24 महीने का होगा और मिनिमम 18 महीने का भी इसमें फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। उसके लिए भी रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी एडमिशन लिख दिया कि जैसे कि आयुर ऑन्कोलॉजी में कौन कौन कर सकते हैं, तो एमडी का चिकित्सा, एमडी शल्य, एमएस शल्य और एमडी पंचकर्म वाले इस सब में कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको आगे क्या करना है उस दिशा में सोचते हुए आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आगे ऑन्कोलॉजी में काम करने की इच्छा होगी, तो आपको लिए बेहतर ये होगा कि आप एमडी काय चिकित्सा या फिर एमएस शल्य या फिर एमडी पंचकर्म में प्रीफर करें, तो आप इसमें आप कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप डर्मेटोलॉजी में कुछ काम करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि डर्मा में कुछ कोर्स होता है क्या सर, उसको कर लें, तो अगर आप ऐसे इच्छुक हैं तो आप एमडी काय चिकित्सा में करें या फिर एमडी अगर तंत्र में करें, तो आपके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो पाएगा इन फ्यूचर फेलोशिप वाले प्रोग्राम्स के लिए, है ना। तो फिलहाल ये नया इन्फॉर्मेशन फिलहाल इतना ही था। और फेलोशिप के लिए 2 ही सीट्स हैं, ये भी है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास यही एक नई न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा था। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे पाया होऊंगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर फिर से अपन वीडियो बनाकर प्लान करेंगे। स्टे कनेक्टेड और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।